सुप्रभात। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखाहारी घाटमपुर कानपुर नगर, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से बीए प्रथम वर्ष हिंदी भाषा प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित अध्याय 4 राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास के अंतर्गत राजभाषा अधिनियम 1976 के प्रावधानों पर चर्चा कर व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं राजभाषा अधिनियम 1976 के प्रावधान क्या हैं और वे किस प्रकार किए गए हैं। वस्तुतः हम जानते हैं कि भारत की राजभाषा हिंदी है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 17 अध्याय 1 की धारा 343 फर्स्ट में किया गया है। धारा 343 से 351 तक के प्रावधान संविधान में किए गए हैं। हिंदी का आधिकारिक प्रयोग करने के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 बनाया गया। इस अधिनियम में जो प्रावधान किए गए हैं वे क्रमशः इस प्रकार हैं। सीरियल नंबर 1 के अंतर्गत भारत संघ के राज्य 3 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। पहले वर्ग को हम का नाम दे सकते हैं। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली आते हैं। वास्तव में ये सभी हिंदी भाषी प्रदेश या प्रांत हैं। और दूसरे बिंदु यानी खा के अंतर्गत पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार को रखा गया है। तीसरे वर्ग में शेष सभी प्रदेशों में संघ शासित क्षेत्र जो हैं उन्हें ग के क्रम में या श्रेणी में रखा गया है। इस वर्गीकरण को करने के बाद यह निर्देशित किया गया है कि बिंदु नंबर 1 के अनुसार यानी इस वर्गीकरण के उपरांत जो निर्देश दिए गए हैं वह इस प्रकार हैं। नंबर 1, केंद्रीय कार्यालयों से का श्रेणी के अर्थात भारत संघ के राज्य के जो 3 वर्ग किए गए हैं उनमें का श्रेणी के राज्य यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ क्षेत्र दिल्ली श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले सभी पत्र हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखकर भेजे जाएंगे। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जा रहा है तो उसका अनुवाद भी हिंदी में अवश्य किया जाएगा। इसके बाद खास श्रेणी के राज्यों से पत्र व्यवहार हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है। अब खास श्रेणी के राज्य जैसा कि पहले बताया गया पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार को माना गया है। यानी पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार से जो पत्र व्यवहार किया जाएगा वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में किया जाएगा। बिंदु संख्या 3 के अंतर्गत ग श्रेणी के राज्य आते हैं। यानी इनमें श्रेणी का और खा के अलावा जो प्रदेश या संघ शासित क्षेत्र हैं उन राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों से
जो पत्र व्यवहार किया जाएगा वह अंग्रेजी में किया जाएगा। अब बिंदु 4 के अंतर्गत जो निर्देश है वह है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी प्रपत्र रजिस्टर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। बिंदु 5 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी में आगत पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाएगा। अगले बिंदु 6 के अनुसार केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी का व्यवहार कर सकेंगे या टिप्पणी लिख सकेंगे। अगले बिंदु यानी नंबर 7 में जो निर्देश है वह यह कि जहां 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते होंगे वहाँ टिप्पणी प्रारूप आदि काम केवल हिंदी में ही करने को कहा जा सकता है। अगले क्रम यानी सीरियल नंबर 8 में जो निर्देश है वह यह है कि प्रत्येक कार्यालय के प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियमों एवं उपबंधों का समुचित अनुपालन कराए। इस दृष्टि से स्पष्ट हो जाता है कि संवैधानिक दृष्टि से हिंदी की स्थिति बड़ी मजबूत है, किंतु अंग्रेजी जानने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के षड्यंत्र के कारण या छल कपट के कारण अभी भी हिंदी में 100% काम केंद्र सरकार के कार्यालयों में नहीं हो पा रहा। राजनीतिक दबाव के कारण 15 वर्ष की अवधि 1965 ईस्वी में समाप्त होने के बावजूद अंग्रेजी के प्रयोग को अनिश्चित काल तक के लिए जारी रखने का प्रावधान कर दिया गया। परिणाम स्वरूप हिंदी अपना वह महत्व प्राप्त नहीं कर पाती है जो राजभाषा के रूप में वस्तुतः उसे मिलना चाहिए। बैंकों, सरकारी कार्यालयों, सचिवालयों में हिंदी प्रयोग को दिनों दिन बढ़ावा मिल रहा है, किंतु इस संबंध में अभी और भी प्रयास करने की ज़रूरत या आवश्यकता है। राजभाषा के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी प्रयासों से हिंदी शब्दावली को पर्याप्त समृद्ध किया गया है। ब्रिज शब्दावली आदि का निर्माण भी किया जा चुका है। जब तक हम हिंदी का प्रयोग करने में गौरव का अनुभव नहीं करेंगे तब तक अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करना कठिन है। तो इस प्रकार संक्षिप्त रूप से हमने देखा कि राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत जिन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है या उसके संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का या प्रावधानों का अभी संवैधानिक दृष्टि से उतना पालन नहीं हो पा रहा जितना कि आवश्यकता या अनिवार्यता महसूस की जाती है, किंतु फिर भी दिन प्रतिदिन सरकारी कामकाज में जैसे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रशासन, विधानमंडल आदि में या उसको लेकर जो निर्देश दिए गए हैं या प्रावधान किए गए हैं उस हिसाब से दिनों दिन इसको बढ़ावा मिल रहा है। परंतु फिर भी इस संबंध में अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। तो यह था राजभाषा अधिनियम 1976 के प्रावधानों पर उल्लेखपूर्ण अध्ययन। इस अध्ययन में स्वाभाविक रूप से आप सभी को अगर कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या के निराकरण के लिए आप अपनी समस्या संदेश के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप या हमारे व्यक्तिगत नंबर पर प्रेषित कर सकते हैं और उससे संबंधित जानकारी या उसका निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।